सिंधु घाटी की सभ्यता चार्ल्स मेमन ने सर्वप्रथम 1826 में अपनी पत्नी का नेविगेशन ऑफ जर्नी में सर्वप्रथम जानकारी दी थी। सन 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर, दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी को हड़प्पा मोहनजोदड़ो में खुदाई करवाई। इस तथ्य से सिंधु सभ्यता के प्रारंभिक खोजकर्ता के रूप में इन लोगों को जाना जाता है। सर जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख थे। जॉन मार्शल ने सबसे पहले सिंधु घाटी शब्द का प्रयोग किया था। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक है, दाईं बाईं में लिखी जाती है। तो मुख्य फसलें गेहूँ व जौ थी। मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, और गोडोर पाकिस्तान में, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और अहमदाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र भुजाकार है और यह सभ्यता अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में फैला हुआ है। 1921 में हड़प्पा और दयाराम साहनी इसके खोजकर्ता थे, जो रावी नदी के किनारे। वर्तमान स्थिति पश्चिम बंगाल का मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान। 1980 मोहनजोदड़ो, राखालदास बनर्जी, सिंध प्रांत का लारकाना जिला, पाकिस्तान। 1931 चन्हूदड़ो, गोपाल मजूमदार, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। 1953 कालीबंगा, बीवी लाल और बीके थापर, कंगर, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, भारत का। 1953 कोटदीजी फजल अहमद, सिंध प्रांत का खेरपुर, पाकिस्तान। 1953 हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार है। इस सभ्यता का नगर नियोजन आयताकार रूप में किया जाता है। स्वस्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। मोहरों का प्रयोग, जिस पर सिंगरी पशु का चित्र होता था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मोर्दों का टीला। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहद स्नानघर एक प्रमुख स्मारक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता मर्दों का टीला। नर्तकों की एक कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है अन्नागढ़, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड है, जिसकी लंबाई मीटर और चौड़ाई इसकी 11.28 मीटर लंबा, 7 और 1 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति की मूर्ति मिली, जिसके चारों ओर क्या है? भैंसा, गैड़ा, चीता और हाथी विराजमान है। इन सभी की चीज़ें चारों ओर विराजमान है। कालीगंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीगंगा का रंग कैसी? चूड़ी लाल है। हाँ, चूड़ियाँ कैसी हैं? काले रंग की चूड़ियाँ होती हैं। और ये राजस्थान हनुमानगढ़ जिले के घंगर में स्थित, नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नगर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घंगर नदी के किनारे स्थित है। कालीगंगा से केवल अलकृत ईंटों की साक्ष्य प्राप्त हुई है। कौन सी ईंटों की प्राप्त हुई है? अलकृत ईंटों की। और यहाँ कच्ची ईंटों से बना है। कैसी बनी? कच्ची ईंटों के घर बने हैं। यहाँ से अग्नि कुंड का अवशेष मिला है। शेष के अंशों में अग्नि कुंड के अवशेष मिले हैं। अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा और लोथल से प्राप्त होता है। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ? कालीबंगा और लोथल से
प्राप्त हुआ। लोथल जो रंगपुर से धान की खेती होने का भी साक्ष्य मिलता है, जूते के खेत भी मिलते हैं और नक्शी ईंटों के प्रयोग भी होते हैं। मणिकी बनाने का कारखाना भी कहाँ मिला है, जूहन और लोथल से प्राप्त हुआ। हड़प्पा या मोहनजोदड़ो का एक विस्तृत सम्राट था जो कि जुड़वा राजधानी, ये जुड़वा राजधानी बताया करते थे, और यहाँ पर टिक्कट ने इसको साम्राज्य बनाया था। क्या हुआ था, टिक्कट ने इसको साम्राज्य। जैन धर्म किससे बना, यह बना है जिनसे अर्थ है जीतने वाला। किस चीज़ को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर है। कितने तीर्थकर हैं, 24 तीर्थकर, जिसको पहला तो सबदेव है, और दूसरा अजितनाथ है, और तीसरा क्या संभवनाथ है। और सबसे चौथा जो तीर्थकर है वो कौन सा है, महावीर। महावीर 24वां तीर्थकर माना जाते हैं, और 23वां पार्थोमेश्वर तीर्थकर हैं। जैन धर्म के संस्थापक जो कि पहले तीर्थकर सबदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक किन्हें माना जाता है, सबदेव को माना जाता है। यानी आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। किन के नाम से जाना जाता है, आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थ को पार्श्वनाथ थे। एक काशी इक्ष्वाकु वंशी राजा असुर सेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी थी, सत्य बोली, कौन सी, सत्य बोली, चोरी न करना और हिंसा न करना, संपत्ति न रखो। ये क्या थी, 4 पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं दी थी। और जैनियों के 24वें तीर्थ कौन थे, महावीर स्वामी। जो जैन धर्म को वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी को ही माना जाता है, जो कि 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडा ग्राम में हुआ था। इसका बचपन का नाम क्या था, महावीर स्वामी का वर्धमान था। ये वर्ण के क्षत्रिय कुल के जातक थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो वज्र संघ के प्रमुख सरदार थे। क्या थे, वज्र सिंह के सरदार थे। इनकी माता त्रिशला थी और लिच्छित शासक चेटक की बहन थी। और बड़े भाई का नाम नंदीवर्ग था। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। क्या था, नंदीवर्धन। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था, अशोधरा। महावीर स्वामी का नाम क्या था, अशोधरा। पुत्र का नाम क्या था, अन्नोज प्रियदर्शनी। और दामाद का नाम था जामली। क्या था, जामली। 30 वर्ष के बाद अपने बड़े नंदीवर्ध से आज्ञा लेकर कहाँ गए थे, गृह त्याग गए थे। यानी कि महावीर स्वामी 30 वर्ष के बाद कहाँ, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर से गृह त्याग दिया था इन्होंने। क्या हो गया था, गृह। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को क्या हो गया, जुम्बिका ग्राम के नज़दीक विश्वपालिका नदी के किनारे 1 साल के वृक्ष के नीचे के बल्लेगन प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जिन विजेता, अहृत, पूज्य और निर्गंध बंधहीन कहलाए। उसका प्रचार प्रसार का केंद्र वैशाली को बनाया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने तथा प्रथम महिला अनुयायी चंपा बनी थी। जो प्रथम महिला की अनुयायी कौन बनी थी, चंपा बनी थी। महावीर स्वामी उपदेशक प्राकृत अर्धगामी थे। महावीर स्वामी ने अपने उद्देश्य प्राकृतिक अर्धगामी भाषा में दिए थे। उनके ग्रंथ भी प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। उनके ग्रंथ भी कैसे लिखे गए थे, प्राकृतिक भाषा में। महावीर स्वामी ने 3 रत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। महावीर स्वामी ने पार्थनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में 5वां व्रत जोड़ा जो कि ब्रह्मचार्य था। जिस प्रकार अहिंसा, हिंसा ना करो, सत्य, हमेशा सत्य बोलो, अप्रिज्ञ, जरूरत से अधिक संपत्ति इकट्ठा ना करो, अस्त्य, चोरी ना करो, और ब्रह्मचार्य। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष वृद्ध स्वामी, सुधर्मन और मल्लीनाथ और गौशाला जी क्या हुआ, अगले अध्यक्ष हुए, जो कि सुधर्मन थे। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन बना हुआ था, जो कि सुधर्मन था। जैन धर्म की मृत्यु के बाद कौन बना था, सुधर्मन। स्वामी महावीर विष्णु संघ की प्रार्थना कौन थी, चंदना। विष्णु संघ की कौन थी, चंदना थी। कौन थी, चंदना। जैन साहित्य संग्रह किस भाषा में लिखी गया था, जिसके प्राकृतिक अर्धगामी, कौन सी भाषा में, प्राकृतिक अर्धगामी में लिखी गई थी। इसका नाम प्राकृतिक अर्धगामी में लिखी गई थी। जैन धर्म की संस्थापक। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। उनको बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु नेपाल के लुम्बिना नामक ग्राम में शाक्य कुल में 523 वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। इसके पिता का नाम शोधना था, वे शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया था। बुद्ध के जन्म के ठीक 7 दिन बाद ही इनकी माता महामाया की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी।
उसके बाद इनका देखभाल उनकी बेमाता सौतेली महा प्रजापति गौतमी ने किया था। 16 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक स्त्री के साथ हुआ था। यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा, वक्षति आदि था। 28 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को एक बेटा हुआ था जिसका नाम राहुल था। परंतु इतना सब होने के बाद भी गौतम बुद्ध का मन दंत जीवन में नहीं लगा और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया। गौतम बुद्ध 7 वर्षों तक ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। इसी दौरान इनकी मुलाकात दिव्यम्ब सार उदय एवं आलम कालम से हुई। गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु किसे माना गया? आलम कालम थे। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कालम थे। गौतम बुद्ध 35 वर्ष की अवस्था में बिहार के उर्वेला नामक स्थान पहुँचे। इसी उर्वेला को बाद में बोध गया के नाम से जाना गया। इसी बोध गया में सिद्धार्थ ने एक पीपल के पेड़ के नीचे समीक्षा लगाई और 49वें दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, क्योंकि बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति और पीपल का पेड़ बुद्धि वृक्ष के नाम से जाना गया। ज्ञान प्राप्ति का बुद्ध बनारस के निकट सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया। इसी चीज़ को बुद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र और प्रवर्तक कहा गया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में रहते थे। भिक्षु जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षु कहा गया, और उपसाधक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वालों को उपासक कहा गया। 483 ईस्वी पूर्व जब बिरदु 80 वर्ष के थे तब उनका निधन महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। 483 ईस्वी में 80 वर्ष की उम्र में क्या हुआ था? उनका महापरिनिर्वाण हुआ था बुद्धि का। सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। समय समय पर बौद्ध धर्म को समझने हेतु बौद्ध सम्मान आयोजित की गई, जिसे न बौद्ध संगीत के नाम से जाना जाता था। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई? राजगृह, जहाँ ये शासन काल का था अजात शत्रु का। द्वितीय जो कि बौद्ध संगीत हुई वैशाली में, जहाँ का शासनकाल कहते हैं काल अशोक का था। और तृतीय बौद्ध संगीत जो कि पाटलिपुत्र, जो कि किसके शासनकाल में हुई? अशोक के शासनकाल में हुई। और चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई कुंडनवल में, जो कि कनिष्ठ की शासनकाल में हुई। बौद्ध धर्म के 3 रत्न, जिन्हें बौद्ध धम्म और संघ कहते हैं, बौद्ध धर्म के 3 रत्न कहा जाते थे, बौद्ध धम्म और संघ को। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार था वैशाखी पूर्णिमा, जिसे बृहद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता था। बौद्धों का प्रमुख ग्रंथ पिटक है। बौद्धों का प्रमुख ग्रंथ क्या? त्रिपिटक है। शुरुआती बौद्ध ग्रंथों की भाषा पाली रही, उसके बाद के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए। बौद्ध ग्रंथों की भाषा पाली रही, उसके बाद ग्रंथ क्या रहे? संस्कृत भाषा में लिखे। बौद्धों का विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। बौद्धों का विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध के धार्मिक ग्रंथ वामसात पाक्षिणी था। महाजनपद जो उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज से नतीजा ये निकला कि आर्थिक प्रगति का दौर आता, और इस आर्थिक प्रगति से सामाजिक प्रगति होता, सामाजिक प्रगति से राजनीतिक जीवन भी प्रभावित होता। पहले कबीला हुआ करता था, उस कबीला का आकार बड़ा होकर भी जन में बदल गया, जन का आकार बड़ा हो गया और जनपद में बदल गया, जनपद का आकार बड़ा हुआ महाजनपद में बदल गया। भारत की 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद में विभाजित था। बौद्ध धर्म ग्रंथ अवंतर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 जनपदों में से मगध, वत्स और कौशल अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद थे। 16 जनपदों में मगध, वत्स और कौशल और अवंती, 4 जनपद मगध था, वत्स और कौशल और अवंती, ये क्या थे? सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद थे। प्रमुख राज्यों संस्थापक और अंतिम सम्राट। हरवंश प्रथम शासन जो कि बिंबिसार था, और अंतिम शासक क्या था? नागदक्ष था, हर्षवंश का। और राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक था दंतीदुर्ग, अंतिम शासक क्या था? कृष्ण तृतीय था, जो कि शिशुनाग था। तो शिशुनाग का शिशुनाग जो कि शिशुनाग वंश का प्रथम शासक था शिशुनाग था, और अंतिम शासक था नंदवर्धन था। और चोल वंश के प्रथम शासक था विजयपाल, और अंतिम शासक राजेंद्र। नंद वंश में प्रथम शासक था महापंड और अग्रसेन, और अंतिम शासक धनानंद, जो क्या थी? धनानंद था।
मोरवंश। मोरवंश के शासक कौन था? मोरवंश। मोरवंश का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम शासक था बृहद। गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 में, जो कि अंतिम शासक था जुमुद्दीन जुमुद्दीन कुमरसक और कुतुबुद्दीन ऐबक। शुंग वंश। शुंग वंश का प्रथम शासक था पुष्यमित्र शुंग। अंतिम शासक देवभूति। देवभूति क्या था? देवभूति। ये सब कहते हैं अंतिम शासक थे। ये क्या था? अब इसके बाद सातवंश। शुंग वंश का था सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का था प्रथम शासक था सुमुख और अंतिम शासक था यज्ञसातकर्णी। उसके बाद आया था कुषाण वंश। कुषाण वंश का था केटफिश प्रथम, अंतिम शासक वासुदेव। उसके बाद गुप्त वंश। गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त और अंतिम शासक था कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त और राजपूत वंश के प्रथम शासक दंडीदुर्ग और अंतिम शासक था कृष्ण तृतीय। उसके बाद आया चोल वंश। चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? विजयालय और अंतिम शासक था राजेंद्र। उसके बाद आया चोल वंश का विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश जो होते प्रथम था हरिहर बुक्का था और अंतिम शासक क्या था? पूर्ण राय था। उसके बाद विजयनगर के बाद आया तो गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम शासक था समुद्दीन कोर्स। और खिलजी वंश। खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन खिलजी और अंतिम शासक था खुसरो नामू। तुगलक वंश। तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। अंतिम शासक था फिरोज शाह तुगलक। सैयद वंश। सैयद वंश के प्रथम शासक था खिज खां और अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। मुगल वंश। मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था? बाबर था और अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। उसके बाद क्या था? मौर्य वंश। जब मौर्य वंश, मुगल वंश के बाद क्या हुआ? मौर्य वंश। मौर्य वंश का जो शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके गुरु का नाम चाणक्य था। चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त। जिसने और कौटिल्य। कौटिल्य। चाणक्य का वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त और कौन? कौटिल्य। चाणक्य। चाणक्य क्या था? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की कहते लिखी थी, अर्थशास्त्र। और इस पुस्तक में राजनीतिक संबंधित सभी बातों पर मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा क्या थी? पर्ण थी। मौर्य वंश से प्रचलित मुद्रा क्या थी? पर्ण थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया था और सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का नाम मेगास्थनीज था और इस मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? एनायु का अंत कर दिया था और एनायु का जैसे अंत हुआ तो सेल्यूकस निकेटर को ही पुत्री जो कानिलिया थी इसके साथ क्या कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया और इसने भारत के 8 महाजनपदों पर कब्जा किया। 8 जनपदों जैसे ही वहाँ कब्जा किया, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान हो गई थी। इसके बाद मौर्य वंश का क्या होगा? अगला शासक बिंदुसार को बना दिया गया। जैसे ही बिंदुसार शासक बनता है, बिंदुसार पुराणों में बिंदुसार अमित्रघात और भद्रघात और बरिसार के नाम से जाना जाता है। पुराणों में बिंदुसार को क्या है? अमित्रघात के नाम, क्योंकि मेरे मित्रता में घात करता था। भद्रसार और बरिसार के नाम से जानते हैं। बिंदुसार जैन धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ तथा बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहाँ की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया और बिंदुसार ने भारत के 10 महाजनों पर राज किया। इसके बाद अशोक मौर्य वंश का अगला शासक बना। अशोक क्या हुआ? मौर्य वंश का अगला शासक बना। अशोक सबसे सफल शासक था जिसने बहुत सारे जनपदों पर को जीत लिया था। अशोक पूरे मौर्य वंश में सबसे महान शासक था। इसके शासनकाल में शिलालेखों का प्रचलन बढ़ा था। अशोक देवनागरी के नाम से विख्यात था। इन शिलालेखों की खोज अशोक जो कि सबसे ज़्यादा उन्होंने सारे जनपदों को जीत लिया और अशोक क्या था? देवनागरी के नाम से विख्यात था। देवनागरी के नाम से विख्यात है। इन शिलालेखों को सबसे पहले 1750 में पेंथिलन ने की थी, जो कि अशोक की शिलालेख थी को सबसे पहले किसने की थी? 1750 में पेंथिलन ने की थी। सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों को पढ़ा था और सबसे पहले पढ़ा था 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। प्रारंभ में तो अशोक ने जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में कलिंग युद्ध में भारी वो हो गया। प्रारंभ में तो अशोक ने जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में कलिंग युद्ध में भारी मारकाट के बाद इसने गौतम बुद्ध के शिष्य उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और इस वंश का अंतिम शासक बृहद था। फिर उसके बाद हुआ गुप्त वंश शासनकाल। जैसे ही गुप्त वंश का शासनकाल आता है, गुप्त वंश क्या करता है? मौर्य वंश का अंतिम बृहद था। बृहद को पुष्यमित्र ने युद्ध में पराजित कर शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश की स्थापना की थी।
शुंग वंश के बाद वासुदेव आए, वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की और सिम्मुख ने सातवाहन वंश की स्थापना की। उसके बाद इस वंश में के अंतिम शासक सातकर्णी को युद्ध में पराजित कर श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना करी, जो कि गुप्त वंश 250 ईस्वी से 500 ईस्वी रहा। श्रीगुप्त ने भारत में 6 महाजनपद को जीता था। श्रीगुप्त ने भारत के 6 महाजनपद को जीता। इसके बाद घटोत्कच आया और फिर चंद्रगुप्त प्रथम अगला शासक बना था। चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी देवी के साथ विवाह किया था। चंद्रगुप्त संवत की स्थापना इसी शासक चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी देवी का पुत्र समुद्रगुप्त है, वो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद अगला शासक बना था समुद्रगुप्त। यह एक संगीत प्रेमी था। क्या था? एक संगीत प्रेमी शासक था। इसने अपने सिक्कों का पर वीणा बजाते हुए देवी की मूर्ति अंकित करवाई। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए देवी की मूर्ति अंकित करवाई और महापरिक्रमी होने की वजह से इसे भारत देश का नेपोलियन भी कहा जाता था। जो समुद्रगुप्त था, इसे क्या कहा जाता? भारत का नेपोलियन कहा जाता। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि अगला शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने सकों विदेशी के आक्रमण को विफल किया था और भारतीय इतिहास सबसे पहले चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं चलाए थे। चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालिदास, आर्यभट्ट, बारहवीं और ब्रह्मगुप्त सूत्र इत्यादि बेसिद्ध विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल कौन कौन थे? कालिदास और आर्यभट्ट, बारहवीं और ब्रह्मगुप्त और श्रुतु इत्यादि बेहद विद्वान रहते थे। आर्यभट्ट एक वैज्ञानिक था जो गणितज्ञ थे। इसी ने सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। बारहवीं एक खगोल शास्त्री थे। बारहवीं क्या थे? खगोल शास्त्री थे। और कालिदास ने वेदव्यूह का कुमार संभव की रचना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके बाद में अगला शासक कुमारगुप्त का बना था। कुमारगुप्त है, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी की क्या थी? स्थापना हुई थी और कुमारगुप्त ने ही की थी। कुमारगुप्त क्या था? नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना और कुमारगुप्त ने ही की थी। इसके बाद अगला शासक जो कोई स्कंदगुप्त बना था। स्कंदगुप्त ने भारत में सबसे ज़्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया और स्कंदगुप्त कराया था। स्कंदगुप्त, जो कि गुप्त वंश का अंतिम शासक भानुगुप्त था। कृत्रिम झीलों का निर्माण करा स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक जो हुआ था भानुगुप्त हुआ था। इसके बाद क्या हो गया? वेद वंश का वेद भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है, जिनकी रचयिता महर्षि कृष्ण वेद व्यास को माना जाता है। वेदों से हमें भारत के प्राचीन काल की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। वेद जो क्या थे? 4 वेद थे: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इस सभी चारों का सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। जो ऋग्वेद है, इसमें आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है। ऋग्वेद समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है और विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद की रचना आर्यों ने पंजाब में किया था। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? आर्यों ने पंजाब में किया था। और ऋग्वेद 4 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद था। 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद क्या था? ऋग्वेद था, जिसे 10 मंडल, 8 अष्टक और 10,600 मंत्र और 1028 सूक्त थे। ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन और पहला और 10वां मंडल सबसे बाद का है। दूसरा और 7वां सबसे प्राचीन और पहला और 10वां मंडल सबसे बाद का है। पहला और 10वां मंडल क्या है? सबसे बाद का मंडल है ऋग्वेद का। दूसरा और 7वां सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को क्या कहा जाता है? सोम मंडल भी कहा जाता है। और ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था को उल्लेख किया गया था। ऋग्वेद की 5 मान्य शाखाएं कौन थी? साकल, अश्वलायन, माणिक्य और संख्यान और तथा भास्कर। जब ऋग्वेद में जो 5 मान्यता शाखाएं दी गई थी, इसके बाद क्या? यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है, इस वेद में यज्ञों के नियमों विधियों का उल्लेख मिलता है। ये यज्ञ वगैरह जो होते हैं, जो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो पद्य और गद्य दोनों लिखा गया है। पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया है। इस वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण आयुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण आयुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को अध्यर्वयु कहा जाता है। अध्यर्वयु कहा जाता है, जो कि यजुर्वेद को पढ़ते हैं। उसके बाद सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक मूल माना जाता है। भारतीय संगीत के जनक किसे माना जाता है? सामवेद को माना जाता है। इसमें यज्ञ के अवसरों को गाए जाने वाले मंत्रों का ग्रह है। सामवेद में कुल 1549 रचनाएं हैं। इनमें से मात्र 78 रचनाएं नहीं हैं और शेष ऋग्वेद से लिया गई थी। 1549 रचनाएं, जिनमें 78 रचनाएं नहीं है, बाकी शेष ऋग्वेद से लिया गया था। इस वेद में मुख्यतः सूर्य की त्रुटि के मंत्र हैं। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं, वे कौन कौन सी हैं? जामनीय, प्राणायनीय और कोथिम। ये क्या है? सामवेद की 3 शाखाएं हैं। अर्थवेद में मनुष्यों के अंधविश्वास और विचारों का विवरण मिलता है। इस वेद में जादू, टोना, रोग निवारण, विवाह, वशीकरण, ब्रह्मांड ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा और औषधि प्रयोग एवं अनेक विषयों का वर्णन मिलता है।
इस वेद में कुल 20 मंडल, 731 ऋचाएँ एवं 587 मंत्र हैं। यह चौथा और अंतिम वेद है। इस वेद की रचना अर्थवा ऋषि द्वारा की गई थी। अर्थवेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोथक है। उपनिषद, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ समीप बैठना है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समीप बैठना होता है। इसमें आत्मा, परमात्मा तथा संसार के संदर्भ में पिछले दार्शनिक विचारों का संगम होता है। उपनिषदों की वेदों का अंतिम भाग है। उपनिषद क्या है? वेदों का अंतिम भाग है, इसे वेदांत कहा जाता है। कुल 108 उपनिषदों की संख्या है। उपनिषद की कितनी? 108 है। प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडो कोशने से लिया गया है। पुराण, पुराणों के रचयिता लोमहर्षक और उनके पुत्र उग्रसाव को माना गया। पुराणों के रचयिता किसे माना गया? उग्रसाव और लोमहर्षक को माना गया। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। इसका संकलन क्या? गुप्त काल में हुआ। इसके ऐतिहासिक वंशावली भी मिलती है। ये क्या है? पुराण के वो है मत्स्य पुराण। क्या? मत्स्य पुराण। ये क्या है? सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण है। रामायण, रामायण क्या है? रामायण जो क्या है? एक महाकाव्य है। इसकी रचना क्या हुई? 2वीं शताब्दी के आसपास महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी। संस्कृत भाषा, कौन सी भाषा में की गई थी? संस्कृत भाषा में। इसमें श्लोक कितने हैं? 6000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 6000 श्लोक हैं। और कालांतर में कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। चतुर्वर्धिनी षष्ठी संहिता भी कहते हैं इसको। महाभारत, क्या? महाभारत, महाभारत क्या है? एक महाकाव्य है। महाभारत क्या है? एक महाकाव्य है, जिसकी रचना क्या हुई? 4वीं शताब्दी में हुई। किसने की थी? महर्षि व्यास द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसमें कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे, जिसे जय संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? जय संहिता कहते हैं। तत्पर श्लोक की संख्या कितनी हुई? 24,000 हो गई, जिसे क्या कहते हैं? भारत कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? भारत कहा जाने लगा। महमूद गजनी के आक्रमण। अब हम देखते हैं महमूद गजनी के आक्रमण। सन 1971 में, सन 971 ईस्वी में महमूद गजनी का जन्म हुआ और यामनी वंश के तुर्क सरदार और गजनी के शासक सुपुतगीन घर हुआ। सुपुतगीन के घर हुआ था। गजनी का क्या हुआ? जन्म हुआ था 1971 में। गजनी मात्र 17 वर्ष की आयु में क्या हुआ था? सेनाध्यक्ष बन गए थे। 27 वर्ष की आयु में क्या बन गए थे? सेनाध्यक्ष बन गए थे। इसके बाद अफगानिस्तान का शासक बना गजनी। भारत पर महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण, जिनमें से कुछ का विवरण निम्न है। जिसका विवरण क्या है? निम्न है। प्रथम बार क्या किया? हिंदू राजवंश शासक जयपाल को विरुद्ध गजनी ने सन 101 आक्रमण किया था, जिसमें जयपाल क्या हुआ था? पराजित होकर आत्महत्या कर ली थी। जयपाल ने 1001 ईस्वी में आक्रमण किया था, जिसमें जयपाल पराजित होकर आत्महत्या कर ली थी। सन 1025 में ईस्वी में सोमनाथ पर, किस पे? सोमनाथ पर महमूद गजनी ने आक्रमण किया और लकड़ी के बने मंदिर को जला दिया। लकड़ी के बने मंदिर को जला दिया। इसी के बाद गुजरात के शासन भीम प्रथम ने पत्थरों और ईंटों से बनाया था। मोहम्मद गौरी के आक्रमण। मोहम्मद गौरी ने जो आक्रमण किए, जो कि मोहम्मद गौरी का आक्रमण क्या? तराइन की प्रथम युद्ध है। तराइन की प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज तृतीय ने गौरी को पराजित किया, परंतु उसकी संपूर्ण संपत्ति को समाप्त नहीं कर सका। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हराकर अजमेर तथा दिल्ली तक के क्षेत्र को जीत लिया तथा इसी के साथ चौहान साम्राज्य का अंत हो गया। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में शासन किया। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसी उदारता के लिए लाख वक्फ और लाख दान करने वाला कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था किसकी याद में? शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, जिसको बाद इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था। प्रारंभ कराया था कुतुबुद्दीन था और पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कुतुब मीनार ऐबक के द्वारा बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगम खेलते समय घोड़े से गिरने से हो गई थी। उसके बाद आए थे समुद्दीन इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में। शासन आया 1100 ईस्वी में, जो कि चला 1236 ईस्वी तक। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण 1231 कार्य पूरा कराया था। तो इसने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था, जिसने तुर्क
झेलगानी कहा गया और चांदी का टक्का और तांबे का जीतल नामक सिक्का इल्तुतमिश के द्वारा चलवाया गया था। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम महिला रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान का विवाह अल्तुनिया से हुआ था। दिल्ली के 23 सुल्तानों में से रजिया सुल्तान एक मात्र सुल्तान थी जिसने जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी। रजिया सुल्तान एक मात्र सुल्तान थी जिसने जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक को मारकर खिलजी वंश की स्थापना की थी। अंतिम शासक को जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में 1296 तक शासक रहा जिसने गुलाम खिलजी वंश की स्थापना की थी। खिलजी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। गियासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी। गियासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक था जो अपने नाम के साथ गाजी शब्द का प्रयोग किया था। गियासुद्दीन तुगलक संभवतः पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए कुआं और नहरों का निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक, इसने अपने शासनकाल में 24 कट्टरों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, लगान, कुंभ और लूट का माल, जजिया, ज़कात वसूल किए गए। ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने खिलचवा, टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभ को लेकर दिल्ली में स्थापित कराया। मुगल साम्राज्य बाबर 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। बाद में मुगलों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक अपना शासन चलाया था और मुगल साम्राज्य के काफ़ी कुशल और समृद्ध संगठित साम्राज्य था। भारत में मुगल वंश का शासन भारतीय मुगल युगीन इतिहास के एक युग परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। बाबर 13 अप्रैल 1526 में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी, जो कि पानीपत की लड़ाई के बाद भारत में लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। और मुगल साम्राज्य हुमायूं 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में 17 मई 1540 ईस्वी और 22 फरवरी से 1555 27 जनवरी 1556। हुमायूं का पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। इनका जन्म 6 मार्च 1508 में काबुल अफगानिस्तान में हुआ था। हुमायूं बाबर का बड़ा बेटा था। हुमायूं बाबर क्या था? बड़ा बेटा था। इसकी माँ का नाम माहम बेगम था। बाबर की मृत्यु के 4 दिन पश्चात हुमायूं 23 वर्ष की आयु में 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को दिल्ली के शासक बना था। बाबर की मृत्यु के 4 दिन पश्चात हुमायूं 23 वर्ष की आयु में 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को दिल्ली के शासक बना था। हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया और 1533 ईस्वी में उसने दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की। दीन पनाह नामक की स्थापना, जो कि शेर शाह सूरी हसन खां सासाराम बिहार के जमींदार का पुत्र था। 1540 ईस्वी जिनका शासनकाल 1545 तक चला। शेर शाह सूरी जो कृति शेर शाह हसन खां और सासाराम बिहार के जमींदार का पुत्र, इसका नाम असली नाम फरीद खां था। कन्नौज के युद्ध 1500 में विजय होने के बाद फरीद खां शेर शाह की उपाधि धारण कर लिया। फरीद खां शेर शाह की उपाधि धारण की। उसने पुराने सिक्कों की जगह शुद्ध सोने चांदी के सिक्के जारी किए। शेर शाह जब्ती प्रणाली लागू की जिसके अंतर्गत लगान का निर्माण भूमि की माप के आधार पर किया जाता था। मुगल साम्राज्य अकबर 1556 से 1605 ईस्वी में, इसका पूरा नाम अब्दुल फतेह अलाउद्दीन मुहम्मद अकबर था। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। इसकी माँ का नाम नवाब हमीदा बानो बेगम साहब था। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसके पुत्र अकबर दिल्ली का अगला शासक बना और 14 वर्ष की आयु में पंजाब की काला नीर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। और बेरम खां अकबर का संरक्षक था। बेरम क्या था? अकबर का संरक्षक था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी नवंबर में हुआ था, जो कि जिसमें बेरम खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने हुमायूं के नेतृत्व वाली अफगान सेना को पराजित किया था। अबुल फजल ने आनाइन एक अकबरी तथा आवर खान नामक ग्रंथ की रचना की थी। भारत में मंस शब्दारी प्रथा अकबर ने प्रारंभ किया था। मंस शब्दारी प्रथा एक विशिष्ट एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। अकबर के दरबार में अब्दुल सुल्ला और दसवंत और वासना प्रमुख चित्रकार थे। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर ही था। अकबर के शासनकाल के दौरान आगरा किला, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, हुमायूं मकबरा, इलाहाबाद किला, लाहौर किला और सिकंदरा में उसका खुद का मकबरा समेत कई वास्तुशिल्प कृतियों का निर्माण भी किया गया था। चित्तौड़ विजय की याद में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था।
मुगल साम्राज्य का होता है। उसके बाद जहांगीर आते हैं 1605 ईस्वी में। जहांगीर 1605 से शासन करता 27 तक। 30 अगस्त 19 को जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सालिम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। इसकी माता भारमल की पुत्री मरिया उज्जैमनी मानी थी। जहांगीर के बचपन का नाम सालिम था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सालिम था। और यह नाम अकबर ने सूफी संत शेख सालिम चिश्ती के नाम पर रखा गया था। अब्दुल रहीम खान खाना सलीम का मुख्य शिक्षक था। अब्दुल रहीम खान खाना सलीम का क्या था? मुख्य शिक्षक था। अकबर की मृत्यु के पश्चात 3 नवंबर 1605 को आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ। 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ। जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही न्याय की एक जंजीर लगवाई जिसमें 60 घंटियां थीं। यह 12 घोषणाएं प्रकाशित थीं। जहांगीर की इन 12 घोषणाओं को आईने जहांगीर कहा जाता था। जहांगीर के पुत्र खुसरो ने सत्ता की लालच में अपने पिता के खिलाफ षड्यंत्र रच आक्रमण कर दिया, जिसके बाद जहांगीर और उसके पुत्र के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी तरह खुसरो की मदद करने पर जहांगीर ने उनकी हत्या करवा दी। और जहांगीर चित्रकला का बहुत बड़ा प्रेमी था और जिसने अपने महल में कई अलग अलग तरह की चित्र इकट्ठे किए थे। और उसने शासन में चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जहांगीर को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इसके बाद आए शाहजहां 1628 से 1628 में। शाहजहां 1628 1628 6 जनवरी 1592 को शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ और खुर्रम उनके बचपन का नाम था। शाहजहां की माता एक राजपूत जगत गोसाई मोटर राजा उदय सिंह की पुत्री थी। 1622 ईस्वी में आसम खां की पुत्री अजर नंद बानु बेगम के साथ जहां का विवाह हुआ, जो बाद में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। शाहजहां के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था। पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों से युद्ध किया और हुगली पर अधिकार लिया। इसने दिल्ली में एक महाविद्यालय का निर्माण, दारुल बका नामक महाविद्यालय की मरम्मत कराई। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर व्हाट्सअप कर दें तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा तो पीडीएफ मिल पाएगी, उससे पीडीएफ मिल पाएगी। शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक नया नगर बसाया तथा यहाँ अपनी नई राजधानी स्थापित किया। शाहजहां ने ही मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। यह मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े लोकप्रिय बादशाह था जिनको पड़ोसी राज्य अपनी विदेशी नीति के लिए सर्वश्रेष्ठ मानते थे। मुगल सम्राट शाहजहां को अपने जीवन के अंतिम दिनों में क्रूर पुत्र औरंगजेब द्वारा आगरा किला में बंदी बना लिया गया था। इसके बाद 1686 में उनकी मौत हो गई थी। औरंगजेब, शाहजहां के बाद औरंगजेब ने 3 नवंबर 1628 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहंत में औरंगजेब का जन्म था। औरंगजेब की माता शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल थी। औरंगजेब की माता शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल थी। औरंगजेब ने अपने भाइयों को युद्ध पराजित करके शासक बना था। देवराई की घाटी में 1659 में दारा और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध हुआ था, जिसमें औरंगजेब की विजयी रहा और उसके बाद औरंगजेब ने इस्लाम धर्म की अवहेलना के आरोप में दारा की हत्या कर दी थी। 21 जुलाई 1650 में दिल्ली में औरंगजेब अपना राज्याभिषेक कराया और अब्दुल फज्जब आलमगीर की उपाधि धारण की। अपने राज्यकाल के प्रथम चरण 1661 में उसने मीर जुमला को बंगा का गवर्नर बना दिया गया। उसने कूच बिहार की राजधानी पर कब्जा कर संपूर्ण राज्य को अपने सम्राट में मिला दिया। उसने रंगपुर कामरूप जिला पर भी कब्जा कर लिया। उसने 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण हत्या करवा दी। जजिया करके लगाया था औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब मुगल वंश का इकलौता ऐसा शासक जिसने भारत पर साल 1659 से 1707 ईस्वी तक करीब आधी सदी 49 साल तक अपना कब्जा जमाया था। औरंगजेब मुगल वंश का इकलौता ऐसा शासक है जिसने भारत पर साल 1628 से 1707 ईस्वी तक करीब आधी सदी तक 49 साल तक क्या किया था? कब्जा जमाया था। मराठा सम्राट औरंगजेब का मराठा महाराज 1627 के बाद 1680 में। शिवाजी महाराज का जन्म भी 1627 ईस्वी को पुणे के निकट
सिमनेर के दुर्ग में हुआ था और उनकी माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शहाजी भोसले थे। मराठा शिवाजी के महाराज के जीजाबाई, माता का नाम क्या था? जीजाबाई और पिता का नाम था शहाजी भोसले था। शिवाजी के व्यक्तिगत शारीरिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई संरक्षक शिक्षक दादा कोंडदेव को पड़ा था। शिवाजी के गुरु का नाम था सामर्थ रामदास था। शिवाजी का मूल उद्देश्य मराठों की बिखरी हुई शक्ति को एकत्रित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना। शिवाजी में हिंदू धर्म की सुरक्षा करने की भावना थी, परंतु उनका मुख्य उद्देश्य राजनीति था। 1613 सर्वप्रथम शिवाजी ने विजयपुर के सिंहगढ़ के किले पर अपना कब्जा जमाया। उसके बाद 1646 ईस्वी में उन्होंने तोरण को भी अपना अधीन कर लिया। जैसे ही मराठा का शासन खत्म होता है, तुरंत आधुनिक भारत क्या हो जाते हैं, पुर्तगाली क्या हो जाते हैं, भारत में प्रवेश कर जाते हैं। पुर्तगाली जैसे ही आते हैं, पुर्तगाली यूरोप में डच, पुर्तगालियों के बाद डच आते हैं और डच के बाद अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज के बाद डेनिश और फ्रांसीसी। इस तरह से भारत में यूरोपियों का आगमन होता है। यूरोपीय यात्री सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब आया था? 1498 ईस्वी में, 17 मई 1498 में वास्को डी गामा अब्दुल मालिक नामक गुजराती की सहायता से कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था, जो कि राजा जमनेन हिंदू शासक ने वहां वास्को डी गामा का स्वागत किया था। किंतु कालीकट के समुद्री तटों पर पहले से ही व्यापार कर रहे अरबों ने उनका विद्रोह किया था, इसका विरोध किया था। 1499 ईस्वी में वास्को डी गामा पुर्तगाल लौट गया और वास्को डी गामा खासकर काली मिर्च लेकर वापस लौटा, जिसको पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना दामों पर बेचा। काली मिर्च लेकर वापस लौटा, जिसने पूरी यात्रा के 60 गुना दामों पर बेचा। 1509 में अल्फांसो दी अल्बुर्क को भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर बनाया गया और अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह और यूसुफ से गोवा को छीन लिया, जो कालांतर में भारत में पुर्तगीज व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बनाई गई। 1530 में पुर्तगाली वायसराय नीनू डी कुन्ना ने कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया। पुर्तगाली वायसराय नीनू डी ने कुन्ना कोचीन की जगह किसको बनाया? गोवा को अपनी राजधानी बनाया 1530 ईस्वी में। और बंगाल के शासक मसूद शाह ने 1534 में चटगांव और सतगांव में पुर्तगालियों को अपनी व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। बंगाल के शासक मसूद शाह ने चटगांव और सतगांव में पुर्तगालियों ने सबसे पहली क्या फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। जैसे ही डच का आगमन होता है, 1596 में डचों का आगमन भारत के पूर्व सुमात्रा में हो चुका था और कार्नेलिया और हाउटमैन पहला डच यात्री था। कार्नेलियन और हाउटमैन पहला डच यात्री था। डच संसद के एक आदेश के द्वारा मार्च 1605 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। जैसे ही डच ईस्ट इंडिया की कंपनी 1605 में हुई, युद्ध करने और संधि करने और किलों पर कब्जा करने तथा किले बनाने का अधिकार दिया गया। जिसे युद्ध करने, संधि करने और किलों पर कब्जा करने तथा किले बनाने का अधिकार दिया गया डच को। डचों ने मसूलीपट्टनम 1605 में, पुलिकट में 1610 में, सूरत में 1620 में और बिस्मिलपट्टनम में 1641 में, कारीगल में 1645 में, चिनसुरा में 1653 में, कासिम बाजार में, वासागोरा में, पटना में, बौलासोर में और नागापट्टनम में सभी जगह 1658 तथा कोचीन में 1623 में अपनी कारखाना स्थापित किया। सबसे पहले पुलिकट में क्या हुआ था? खोला था, और दूसरा सूरत में 1610 में पुलिकट में पहला कारखाना खोला था। 17वीं शताब्दी में पूर्व के साथ सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक शक्ति के रूप में जिसमें भारत थी, उन्होंने पुर्तगालियों को विस्थापित किया और 1690 में भारत में पुर्तगालियों का प्रमुख केंद्र पुलिकट था, जो इसके बाद नागापट्टनम हो गया। पुर्तगालियों सेना 1759 ईस्वी में बदेरा के युद्ध में अंग्रेजी सेना के हाथों पराजय हुई, जिसके पुर्तगालियों की शक्ति बहुत कम हो गया और एक एक कर सारी डच बस्तियां अंग्रेजों के हाथ लग गईं और पुर्तगालियों को 1795 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत से बाहर निकाल दिया। अंग्रेज, फ्रांस और डेनिश। अब जैसे ही अंग्रेज, फ्रांस और डेनिश का आगमन हुआ, अंग्रेज कैप्टन हारिंग जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सूरत में कारखाना लगाने की अनुमति लेने गया था। कैप्टन हांगीस जहांगीर के दरबार क्या करने गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सूरत में कारखाना लगाने की अनुमति लेने गया। प्रारंभ में जहांगीर ने अनुमति देने के लिए तैयार था, पर बाद में पुर्तगालियों के दबाव से मुकर गया। वो आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा तथा बहड़ौच में अंग्रेजों ने 1619 में कारखाने लगाए, जो सूरत के नियंत्रण में थे। 1668 में राजकुमार चार्ल्स ने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए। 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और 1627 में कंपनी का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई कर दिया गया। फ्रांसीसी 1664 में राज्य परिषद द्वारा कोलबर्ट में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और प्रथम फ्रांसीसी कारखाना 1667 सूरत में फ्रांकोई
कारोन के द्वारा बनाया गया। बाद में माराकारा ने 1669 ईस्वी में मूसलीपट्टनम में कारखाना स्थापित किया। और डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में बनी। इन लोगों ने 1620 में ट्रानकोपरे तमिलनाडु तथा 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में अपनी बस्ती बनाई। श्रीरामपुर डेनिश लोगों का भारत में मुख्यालय था, परंतु वे भारत में अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पाए और 1845 में अपनी सारी संपत्ति अंग्रेजों को बेचकर चले गए। बंगाल के नवाब अंग्रेजों का अधिकार। अंग्रेजों ने सबसे पहले प्लासी के युद्ध और फिर बक्सर के युद्ध को जीतकर बंगाल में सत्ता प्राप्त की। औरंगजेब द्वारा मुस्लिम किली खां को सन 17 में बंगाल का सूबेदार बनाया गया और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। जैसे ही मृत्यु होती है, जिसके बाद मुगल शासन क्या होता है, कमजोर पड़ गया। इसके लाभ उठाते हुए 1707 में मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया और इसके समय में ही बंगाल की राजधानी ढाका से परिवर्तित कर मुर्शिदाबाद कर दी गई। जैसे ही बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद होती है, एक मुगल साम्राज्य के फर्रुख खान ने 1707 में एक फरमान द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने की रियायत दे दी। अंग्रेजों ने इस विशेषाधिकार को दुरुपयोग शुरू किया तो मुर्शिदा कुली खान ने इसका विरोध किया और 1726 में मुर्शिदा कुली खान की मृत्यु के बाद उसके दामाद सऊद्दीन ने 1727 से 1747 तक बंगाल का प्रशासन किया और 1739 ईस्वी में सिराजुद्दीन ने की मृत्यु के बाद सरफराज खान ने सत्ता हाथी ली और अलीवर्दी खां, जैसे ही अलीवर्दी खां गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित किया, अलीवर्दी खां को 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना दिया गया। इसने बंगाल में अंग्रेजों और फिंसियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाया है। अलीवर्दी खां ने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खियों से की। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना किससे की? मधुमक्खियों से की और कहा था कि उन्हें छेड़ा न जाए तो शहद देगी, यदि छेड़ा जाए तो काट कर मार डालेगी। और 1726 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई और इसके बाद उत्तराधिकारी उनकी नाती सिराजुद्दौला को शासक बनाया गया। जैसे ही बंगाल की नवाब और अंग्रेजों का अधिकार सिराजुद्दौला के हाथ में आई, सिराजुद्दौला के शासनकाल में अंग्रेजों फ्रांसीसियों की आपसी लड़ाई के कारण बंगाल अशांत था और फिर्रुख सिया द्वारा प्रदान किए गए विशेष अधिकार का कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दुरुपयोग से सिराजुद्दौला अंग्रेजों से नाराज था। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों फ्रांसीसियों ने बंगाल पर स्थान पर किलेबंदी शुरू कर दी थी। अंग्रेज फ्रांसीसी किलेबंदी को सिराजुद्दौला ने तत्काल रोकने का आदेश दिया और फ्रांसीसी ने तो नवाब का आदेश मान लिया, परंतु अंग्रेजों ने ऐसा न किया। अब परमाणु सिराजुद्दौला ने काजिम बाजार स्थित अंग्रेजों के किले पर आक्रमण कर आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया। क्या है ब्लैक होल घटना? कहा जाता है 146 अंग्रेजों को 18 फुट लंबे तथा 14 फुट 10 इंच चौड़े एक कमरे में बंद कर दिया गया था, जिसमें 23 अंग्रेजों को बच गए और जून 1756 में घटी यह घटना इतिहास में ब्लैक होल के नाम से विख्यात थी। अंग्रेज ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा, जिसमें सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने के लालच देकर अपनी तरफ शामिल किया। अंग्रेजों के अधिकारियों को नाराज होकर सिराजुद्दौला युद्ध की तैयारी करने लगा। अंग्रेजों सिराजुद्दौला की सेनाओं के बीच प्लासी नामक युद्ध पर क्या हुआ? 23 जून 1757 को एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की क्या हो गई? हार हो गई। सिराजुद्दौला क्या है? और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को बंदी बनाकर क्या हो गई? गोली मारकर हत्या कर दी गई। मीर जाफर को क्या कर दिया? नवाब बना दिया बंगाल का। जैसे ही मीर जाफर को बंगाल का नवाब दिया, उसने पुरस्कार के रूप में अंग्रेजों को 24 परागण और की जमींदारी प्रदान की। साथ ही कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। और जैसे ही अंग्रेजों को लूटपाट से अधिकार प्राप्त हुआ और उन्होंने लूटपाट स्टार्ट कर दी। अंग्रेजों की लूटपाट से तंग आकर क्या हुआ? मीर जाफर ने अक्टूबर 1707 ईस्वी में अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया और मीर कासिम नवाब बनने के बाद अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की और 1765 में मीर कासिम अपने अंग्रेजों के बीच युद्ध की, जिसमें मीर कासिम पराजित हुआ। मीर कासिम के बाद मीर जाफर सिंहासन पर बैठा और 1764 ईस्वी में मीर जाफर ने अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को मिलाकर बक्सर नामक स्थान पर अंग्रेजों को युद्ध किया। तो इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और बक्सर के युद्ध में के बाद बंगाल के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव ने अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की संधि के दौरान मुगल सम्राट को कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र मिला। मुगल सम्राट ने अपनी कंपनी को बंगाल, बिहार दीवान का अधिकार दिया और कंपनी ने उसके बदले 26 लाख रुपए मुगल सम्राट को देना स्वीकार किया। सिराजुद्दौला कंपनी को युद्ध हर जाने के रूप में 50 लाख रुपए चुकाने के बाद उसके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया। इसी तरह जैसे
अधिकार कर लेता है तो 1857 की क्रांति यहाँ अंग्रेजों से क्या हो जाता है, मंगल पांडे नामक सैनिक था, जैसे गाय की चर्बी के लिए कारतूस मुंह से काटने से मना करने पर क्या हो जाती है, विद्रोह हो जाता है। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने बेरकपुर में गाय की चर्बी से कारतूस काटने से मना करने से उसका क्या हुआ, मना करने से फलस्वरूप उसे क्या हुआ, गिरफ्तार कर लिया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। इस महान विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई थी। इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह निम्न प्रकार है। दिल्ली का विद्रोह में जिन्होंने साथ दिया था बहादुर शाह में, कानपुर में जो तात्या टोपे ने विद्रोह किया था, और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने और झांसी की रानी झांसी ने विद्रोह किया था, और जगदीशपुर में बिहार में कुंवर सिंह के उसने विद्रोह किया था, और बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोह किया था। उसी बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है और 1885 में जैसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, इस वर्ष कांग्रेस की स्थापना की गई और गवर्नर जनरल लॉर्ड डर्फिन जगह गवर्नर क्या थे, लॉर्ड डर्फिन थे, और लॉर्ड डर्फिन के नेतृत्व में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और संस्थापक कौन थे, एयू ह्यूमस, एयू। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ। अध्यक्षता कौन थे, ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी। 1886 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे भारत में फैल गई थी, यह राष्ट्रीय पार्टी भी बन गई थी। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना की और कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जॉर्ज यूल, जो कि जॉर्ज यूल थे। दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड के ऐसे फ्रेंसबरी नामक स्थान से सांसद का चुनाव लड़ा, जहाँ से वो इंग्लैंड की संसद पहुँचे और ऐसे पहले भारतीय बने जो इंग्लैंड की संसद पहुँचे। और उदारवादी नेता के नाम में शामिल हुए। उदारवादी नेता जो थे दादा भाई नौरोजी थे, गोविंद राणा थे और गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। उग्रवादी नेता लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे। बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को देखकर लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी, जिसकी विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ, जिन्हें बंग आंदोलन भी कहा जाता है, जिसका नेतृत्व सुरेंद्रनाथ जी ने कर रहे थे। और फिर 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। जैसे ही बंगाल का विभाजन होता है तो 1906 में आगा खां और सलीम मल्ला खां ने बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। और जैसे ही मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, जिसका संविधान कराची में बना और पहली मीटिंग अमृतसर में आयोजित की गई। संविधान कराची में बना और पहली मीटिंग के अमृतसर में क्या हो गई, घोषित हो गई। 1907 ईस्वी में कांग्रेस को सूरत का अधिवेशन आयोजित किया गया। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, राज बिहारी बोस ने किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता राज बिहारी बोस ने की थी। कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई। इसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई। 1910 ईस्वी तक क्रांतिकारी गतिविधियां चली और कई क्रांतिकारी ने बलिदान दिया। पहले युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस, पहले युवक मुस्लिम क्रांतिकारी असम साफ और अल्लाह खां थे, असाफ खां और अल्लाह खां थे। सन 1911 लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल के विभाजन रद्द कर दिया। जैसे ही 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई तो 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोवन सिंह वाकनाथ थे। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना थी। और पुणे में बाल गंगाधर तिलक और मद्रास में एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक गरम दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता था। बाल गंगाधर को गरम दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता था। स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह उन्होंने नारा दिया। और साप्ताहिक पत्रिका केसरी और गीता रहस्य नामक ग्रंथ उन्होंने लिखे। और भारतीय अशांति के जनक भी विचरोल। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय भी बाल गंगाधर तिलक को जाता है। गांधी युग का इतिहास। जैसे गांधी युग के इतिहास के बारे में 1915 में गांधी जी अफ्रीका से लौटे। महात्मा गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी गई। महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन देखे जाएँ तो 1917 में गांधी जी के आंदोलन प्रारंभ हो गए थे। अपना सबसे पहला आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती के विरोध में किया था। दूसरा आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन किया था। तीसरा आंदोलन अहमदाबाद में मजदूरों के साथ भूख हड़ताल की थी। सबसे पहला चंपारण आंदोलन किया था जो कि नील की खेती में था। दूसरा किया था गुजरात के खेड़ा जिले में जो कि कर नहीं आंदोलन किया था। तीसरा अहमदाबाद में मजदूरों के लिए भूख हड़ताल किए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था?
19 मार्च 19 को ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पारित कर दिया और अलीपुर बम कांड में सुबेदीन किजली को गिरफ्तार कर लिया और जनरल डायर ने गोलियां चलाई जिसमें 400 भारतीय मारे गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी और इस समय वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे और 19 अक्टूबर 19 को एक कमीशन इस घटना की जांच के लिए नियुक्त हुआ जिसे हंटर कमीशन बोला जाता है। हंटर कमीशन। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या था? 1 अगस्त 19 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 1920 को 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरी चोरा हत्याकांड के कारण आंदोलन स्थगित कर दिया गया। 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1924 का कांग्रेस अधिवेशन कर्नाटक के बांगल गांव में हुआ था जिसका अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। भारत का संविधान बनाने के लिए 1927 ईस्वी में भारतीय का संविधान बनाने के साइमन कमीशन नियुक्त की गई और इसे 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया गया। साइमन कमीशन वापस जाओ में लाठियों के प्रभाव से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और गोलमेज सम्मेलन 1930 को गोलमेज सम्मेलन प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत का संविधान 40% पूरा हो गया था। महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर ने हिस्सा लिया था। 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया जिसके फलस्वरूप सांसदों की सीटें निर्धारित की गई और निर्धारित सीटों से मुस्लिम वर्ग सहमत नहीं था। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अगल पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। उस समय भारत का संविधान 60% बनकर तैयार हो गया था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लीनीनाथ थांगो था। जैसे लीड रंग था। बात क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को सबसे पहले मुंबई और कलकत्ता जो कि कोलकाता से प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य अंग्रेजों को भारत छोड़ा आंदोलन था। 1940 में कैबिनेट मिशन, इस मिशन के अंदर भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। लॉर्ड माउंटेन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बना दिए गए। भारत पाकिस्तान रेखा, रेड क्लिफ रेखा। महात्मा गांधी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर राजगोपालचारी और फिनिक्स फर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव 1757 1760 तक 1765 1767। लॉर्ड क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक माना जाता है और 1757 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया था। 1757 में क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध लड़ा गया जिसने भारत में अंग्रेजी के शासन की स्थापना के द्वार खोल दिए और 1764 ईस्वी में ऐतिहासिक बक्सर युद्ध के समय बंसी टाट बंगाल का गवर्नर था। बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से 1765 में इलाहाबाद की संधि द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी। 1765 ईस्वी में बंगाल में विद्युत शासन लागू हुआ था जो वॉरेन हेस्टिंग आते ही इसे 1772 ईस्वी में समाप्त किया गया था। इस शासन के दौरान कंपनी के अधिकारों में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम करने के लिए क्लाइव ने सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की और 1706 में मुंगेर तथा इलाहाबाद में श्वेत अधिकारियों ने श्वेत विद्रोह किया और क्लाइव ने इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या कर ली और वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर था। वॉरेन हेस्टिंग्स 1774-85 ईस्वी में 72 में राजस्व बोर्ड का गठन किया और कोष को मुर्शिदाबाद हटाकर कलकत्ता में स्थापित किया और कटियर के बाद 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। इसने बंगाल में चल रहा है तो इस शासन को समाप्त कर बंगाल का शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अधीन कर लिया और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। इसके तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश एमपे था। प्रथम न्यायाधीश कौन था? एमपे था। इसके 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिविंगस्टन और हाइट। वॉरेन हेस्टिंग्स कोलकाता को बंगाल की राजधानी बनाकर भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। वॉरेन हेस्टिंग्स कोलकाता को बंगाल की राजधानी बनाकर भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। इसने 1774 ईस्वी में अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ बनारस की संधि की और फैजाबाद की संधि 1735 के तहत अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी दी गई। इसी के तहत बनारस पर अंग्रेजों की सर्वोच्च स्वीकार कर ली गई और वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1776 में कानून संबंधी एक संहिता का निर्माण करवाया जिसे ए कोड ऑफ जेंटू कहा जाता है। इसके समय में बंगाल के एक समृद्ध ब्राह्मण नंद कुमार पर
भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अभियोग चलाया गया। अंत में इम्तियाज़ की मदद से इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इस मुकदमे को न्यायी हत्या की संज्ञा दी गई। वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। यह एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर 1788 से 95 तक महाभियोग का मुकदमा चला, परंतु संसद द्वारा उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786-93 में कॉर्नवालिस जो थे भारत में एक निर्माता और सुधार के रूप में याद किया जाता है, जिसे भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। प्रारंभ में परीक्षा की अधिकतम आयु 23 वर्ष थी। सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। प्रारंभ में परीक्षा की अधिकतम आयु 23 वर्ष थी। भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता भी इन्हें ही कहा जाता था। कॉर्नवालिस ने भारत में ब्रिटेन से भी पहले पुलिस व्यवस्था की स्थापना की, इसलिए इसे पुलिस व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। कॉर्नवालिस को कॉर्नवालिस ने भारत में ब्रिटेन से पहले ही पुलिस व्यवस्था का जनक भी। कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए 1793 ईस्वी में एक नियम बनाया जिसे कॉर्नवालिस कोड के नाम से जाना जाता है। इस कोड के अनुसार कॉर्नवालिस ने कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का विभाजन किया। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 प्रांतीय न्यायालय सेवा का जनक। कॉर्नवालिस संहिता द्वारा इन्होंने कर तथा न्याय प्रशासन को अलग कर दिया और 1792 ईस्वी में तृतीय अंगल मैसूर युद्ध में कॉर्नवालिस के शासन कार्यकाल में हुआ था। और 1793 में कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया और 1850 में कॉर्नवालिस की मृत्यु हो गई और गाजीपुर में इसका मकबरा बनाया गया, जिसे लाट साहब का मकबरा कहा जाता है। सर जॉन शोर और निजाम तथा मराठों के बीच खरदा का युद्ध हुआ 1775 में और 1790 का चार्टर एक्ट पारित किया गया। इसी ने जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना जाता है। देशों को राज्यों के प्रति तटस्थ की नीति, जो कि सर जॉन शोर अपनी हस्तक्षेप की नीति के कारण विख्यात था, इसके कार्यकाल में बंगाल ने अंग्रेज अधिकारियों को विद्रोह से स्थिति अनियंत्रित हो गई। इसके कार्यकाल में बंगाल के अंग्रेज अधिकारियों के विद्रोह से स्थिति अनियंत्रित हो गई, जिससे 1797 में इसे इंग्लैंड वापस बुला लिया गया। और सर जॉन शोर निजाम तथा मराठों के बीच खरदा का युद्ध और चार्टर एक्ट पारित की। इसी ने संविधान को भूमिवादी स्वामी माना। नीति सर जॉन अपनी हस्तक्षेप नीति कर विख्यात था, उसने इंग्लैंड वापस बुला लिया गया। लॉर्ड वेल्लेस्ली, इसके बाद लॉर्ड वेल्लेस्ली ने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाते हुए भारतीय राज्यों को ब्रिटिश शासन की परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया और सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों में हैदराबाद तथा फिर मैसूर, तंजौर, अवध, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर और तथा पेशावर शामिल थे। वेल्लेस्ली के कार्यकाल में चौथा अंगल मैसूर युद्ध हुआ। इसने इस युद्ध में टीपू सुल्तान को हराने के पश्चात मैसूर पर अधिकार कर लिया। इसने पेशवा के साथ बेसिन की संधि की तथा 1803-1805 दौरान आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। पोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना की गई। इसके बाद आया सर जॉर्ज बारलो 1805-1807 में। लॉर्ड वेल्लेस्ली के बाद कॉर्नवालिस को पुनः 1805 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया, किंतु 3 महीने बाद अक्टूबर 1805 इसकी मृत्यु हो गई और कॉर्नवालिस की मृत्यु के बाद जॉर्ज बारलो को बंगाल का गवर्नर बनाकर बनाया गया और जॉर्ज बारलो ने लॉर्ड वेल्लेस्ली के विपरीत हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। इसके कार्यकाल में वेल्लोर में 18 सिपाहियों ने विद्रोह किया। लॉर्ड मिंटो ने रजत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की और लॉर्ड मिंटो ने मैलकम को ईरान तथा एल्फिंस्टन को काबुल भेजा। इसके कार्यकाल में 1813 ईस्वी में चार्टर अधिनियम पारित हुआ। लॉर्ड मिंटो ने फ्रांसीसी पर आक्रमण करके कार्बन और मॉरिशस के द्वीपों पर कब्जा किया। फिर इसके बाद आया लॉर्ड हेगिंग्टन 1823 तक रहा। इसके कार्यकाल में अंगाल नेपाल युद्ध 1814 में हुआ। इस युद्ध में नेपाल को पराजित करने के बाद उसके साथ सुगौली की संधि। इस संधि के द्वारा काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया गया। इसी संधि द्वारा अंग्रेजों को शिमलाल, मंसूरी, रानीखेत और नैनीताल प्राप्त हुए। लॉर्ड हेगिंग्टन के कार्यकाल में तृतीय अंगाल मराठा युद्ध हुआ, जो कि पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। 1827-28 में पिंडारियों का दमन किया। पिंडारियों ने नेता चीतू, बासिल और मोहम्मद तथा कासिम खां थे। लॉर्ड हेगिंग्टन 1799 में लगाए गए पेश प्रतिबंधों को हटा दिया गया। लॉर्ड एम्स्टर्न, जो कि 1823 में आए और 1828 तक रहे।
लॉर्ड एम्स्टन के कार्यकाल में अंगल बर्मा युद्ध 1824-1836 में हुआ और बर्मा युद्ध में सफलता के बाद इसने 1826 ईस्वी में यांदुबू की संधि की, जिसके द्वारा बर्मा ने हर्जाने के रूप में ब्रिटिश को 1 करोड़ रुपए दिया। लॉर्ड एम्स्टन ने 1824 ईस्वी में कोलकाता में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। इसी समय 1824 ईस्वी में बैरकपुर छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ, क्योंकि भारतीय सैनिकों ने बर्मा जाकर युद्ध करने से मना कर दिया था। भारत के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828-35 तक भारत का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व मद्रास का गवर्नर था। यह एक कट्टर उत्तरवादी प्रशासक था। इसका कार्यकाल विभिन्न सामाजिक सुधारों के लिए माना जाता था। इसी ने सर्वप्रथम संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति की। इसने सैनिकों को माथे पर जातीय चिन्ह लगाने और कानों में बालियां पहनने से मना किया। इसने ऐसा उनमें जातीय भेदभाव खत्म करने को उद्देश्य से किया था। इसने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। प्रारंभ में इसे सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंट्स में लागू किया गया था। इस शासनकाल में कर्नल सलीमान द्वारा 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। बेटिंग के ही कार्यकाल में देवी देवताओं को नर बलि देने की प्रथा रोक लगाया गया। 1833 में चार्टर एक्ट की धारा 87 के तहत अब जाति धर्म रंग जन्म तरीका किसी को पद से वंचित नहीं किया जा सकता। 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव के बाद अंग्रेजों को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। इसने 1835 में कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की नींव रखी और चार्ल्स मैडकॉक 1835 ईस्वी में इसने समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटा लिया। इसी कारण इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता। लॉर्ड ऑकलैंड, इस समय प्रथम अंग अफगान युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की भारी क्षति हुई। लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में मुंबई और मद्रास मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई और लॉर्ड एनमरो 1842 में लॉर्ड एनमरो के कार्यकाल प्रथम अफगान युद्ध का अंत हो गया। इसके कार्यकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना 1843 ईस्वी में सिंध का ब्रिटिश राज में विलय करना था। इसके कार्यकाल में भारत में दास प्रथा अंत कर दिया गया। एलन बाबरा का कार्यकाल कुशल आक्रमणता की नीति का काल कहा जाता है। लॉर्ड हर्डिंग 1844-48 इसके शासनकाल में प्रथम अंग सिख युद्ध हुआ और इस युद्ध का अंत लाहौर की संधि में से हुआ। इन्होंने खोड़ जनजाति में प्रचलित नर बालिक प्रथा को समाप्त करने के लिए कैम्स पहले की नियुक्ति की। लॉर्ड हर्डिंग को प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। इसने स्मारकों की सुरक्षा का प्रबंध किया। लॉर्ड हर्डिंग ने सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता दी। लॉर्ड डलहौजी, जैसे ही लॉर्ड डलहौजी 48 में आते हैं, इन्होंने समाजवादी था, लेकिन इसका कार्यकाल सुधारों के लिए भी विख्यात है। इसके कार्यकाल में 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध था। बर्मा के पिंगू राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकत के सिद्धांत को लागू किया। व्यापकत के सिद्धांत द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए राज्यों में सतारा, जेतपुर, संबलपुर, बाघाट, उदयपुर और झांसी और नागपुर आदि थे। लॉर्ड डलहौजी के कारण भारत में रेलवे संचार प्रणाली का विकास हुआ। इसके कार्यकाल में दार्जिलिंग को भारत में सम्मिलित कर लिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने 56 अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। इस कार्यकाल में वुड का निर्देश पत्र आया, जिसे भारत में शिक्षा सुधारों के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शिक्षा सुधारों के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1854 इसमें नया डाकघर अधिनियम पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया, जिसके द्वारा पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ हुआ और गवर्नर जनरल की कार्य की बोझ को कम करने के लिए बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था की। इसी के समय शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। इसी के समय भारत में पहली रेल लाइन मुंबई से ठाणे के बीच तक बिछाई गई और पहली विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच शुरू की गई। 1853 में पहली रेलवे लाइन मुंबई से ठाणे तक बिछाई गई। ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया गया और पहली विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच शुरू हुई। इसने 1850 में सिक्किम के कुल दूरवर्ती इलाकों को भारत में मिलाया। 1852 में पंजाब पर अधिकार कर लिया। भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1857 के विद्रोह के कारण 1857 में एक अधिनियम पारित कर गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा।
संतक विद्रोह के कारण आदमी पारित कर गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। यह विद्रोह कैनिंग के समय हुआ था, अर्थात कैनिंग को ही भारत का पहला वायसराय बनाया गया। कैनिंग को ही भारत का पहला वायसराय बनाया। 1897 विद्रोह के पश्चात पुनः भारत पर अधिकार करके मुगल सम्राट बहादुर शाह को रंगून निर्वासित कर दिया गया और कलकत्ता, बम्बई, मद्रास की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर की गई। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में भारतीय इतिहास प्रसिद्ध नील विद्रोह हुआ और 1861 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम इसी कार्यकाल में पारित हुआ और 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा के बाद कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। कंपनी का शासन समय ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया और लॉर्ड एल्गिन इसने वहाबियों के आंदोलन को दबाने के लिए सफलता हासिल की। इसकी मृत्यु पंजाब में की गई। सर जॉन लॉरेंस 1865 ईस्वी में भारत और यूरोप की पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई, जिसने भूटान को युद्ध में पराजित किया और एक संधि की। लॉर्ड मेयो इसी के काल में भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुई। 1872 में पंजाब में कूका आंदोलन हुआ। 1872 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की और पोर्ट विलियम इसकी हत्या कर दी गई। लॉर्ड नॉर्थकोक 1872 से 76 था। इसी के समय में 1875 में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई और नॉर्थबुर्ग द्वारा इसमें 1000 रुपये दान किए गए। लॉर्ड लिटन 1876 ईस्वी में 1880 ईस्वी में इसके कार्यकाल में राज उपाधि अधिनियम पारित करके 1877 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, जिसे एस.एन. बनर्जी ने आकाश से गिरे वृक्षपात की संज्ञा दी गई। लॉर्ड रिपन 1880 ईस्वी 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया। 1882 में स्थानीय स्वशासन प्रणाली की शुरुआत की गई। इसने 1882 में वर्नाक्यूलर के प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया, इसलिए इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। रिबन के कार्यकाल में सर विलियम्स हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग हंटर आयोग का गठन किया गया। 1883 ईस्वी में एल्बर्ट विल विवाद रिपन के ही कार्यकाल में हुआ था और लॉर्ड डर्फिन 84 और 88 ईस्वी में इसके काल की सबसे कांग्रेस की स्थापना थी, जो कि 85-86 में भारतीय स्त्रियों की रक्षा हेतु लेडी डफरिन फंड की स्थापना की गई और 85 में बर्मा के 30 युद्ध में बर्मा को जीत कर ब्रिटिश साम्राज्य में ला लिया गया और 87 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। लॉर्ड लैंसडाउन ने 1888-94 तक इसका कार्यकाल रहा। इसके कार्यकाल में भारत का तथा अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया गया, इसे डुरंग रेखा के नाम से जाना जाता है। 1819 का कारखाना अधिनियम पारित हुआ। एज ऑफ कॉमेंट बिल का पारित होना एक इस कार्यकाल का महत्वपूर्ण घटना था। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 ईस्वी में एजेंट ऑफ कमेंट बिल का पारित होना इसके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना थी। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 ईस्वी में 1899 से लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद की घटना शुरू हो गई और पूना के चांपीगर बंधुओं द्वारा 1897 में ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या भारत में प्रथम राजनीतिक हत्या थी। इसने हिंदू कुश पर्वत के दक्षिण के एक राज्य की त्रिचाल के विद्रोह को दबाया। इसके कार्यकाल में भारत में देशव्यापी अकाल पड़ा। लॉर्ड कार्जन 1899 से 1905 उसके कार्यकाल में फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की अनुशंसा पर CID की स्थापना की गई और इसके कार्यकाल में उत्तरी पश्चिम सीमांतवर्ती प्रांत की स्थापना की गई। शिक्षा के क्षेत्र में 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। 1904 प्राचीन स्मारक अधिनियम परिशिक्षण अधिनियम पारित किया गया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना की गई 1904 में। इसके कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हुआ, जिससे भारत में क्रांतिकारियों की गतिविधियों का सूत्रपात हो गया और लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 ईस्वी में जैसे ही आया उसने मुस्लिम लीग की 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इसके शासनकाल में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में पारित किया गया। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में पारित किया गया और इसके कार्यकाल में समाचार अधिनियम पारित किया। खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। इसके शासनकाल में क्या खुदीराम बोस को फांसी दी गई। इसके शासनकाल में भारत ने बांटो और राज करो की नीति औपचारिक रूप से अपना ली गई अंग्रेजों ने। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 ईस्वी 1916 ईस्वी 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम के आगमन के अवसर पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 1911 बंगाल विभाजन को रद्द करके वापस ले लिया गया और 1911 बंगाल बिहार उड़ीसा के नए राज्य बनाए गए।
अलग करके बिहार और उड़ीसा को नए राज्य बनाए गए। 1912 में भारत की राजधानी को कलकत्ता से हटाकर कहाँ पर स्थानांतरित कर दिल्ली कर दी गई। और प्रथम विश्व युद्ध में भारत का समर्थक प्राप्त करने में लॉर्ड हार्डिंग सफल रहा। विश्व युद्ध में भारत का समर्थक प्राप्त करने में लॉर्ड हार्डिंग सफल रहा। और जैसे ही लॉर्ड चैमफोर्ड 1916 में आए तो इसके कार्यकाल में तिलक एनी बेसेंट ने होम रूलिंग आंदोलन का सूत्रपात किया। और 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ जिसमें लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और 1916 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। खिलाफत और असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। महात्मा गांधी ने रोलेल एक्ट के विरोध में आंदोलन शुरू किया। 1919 में जलियांवाला हत्याकांड इसी कार्यकाल में हुआ था। किसके? चैमफोर्ड के कार्यकाल में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। और रोलिंग रीडिंग जैसे ही आया। और 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत का आगमन हुआ। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ और लॉर्ड रीडिंग वायसराय आए। वायसराय आते ही 1919 में रोलेल एक्ट वापस ले लिया और इसके कार्यकाल में केरल में मोपला विद्रोह हुआ। क्या हुआ? मोपला विद्रोह हुआ लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में, वायसराय के कार्यकाल में। और लॉर्ड रीडिंग वायसराय के कार्यकाल में 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा कांड की घटना हुई जो कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और 1923 में लॉर्ड रीडिंग वायसराय के कार्यकाल में भारतीय सिविल सेवा परीक्षाएं प्रारंभ इंग्लैंड और भारत दोनों स्थानों में आयोजित की गई। और CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। दिल्ली और नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। जैसे ही लॉर्ड रोपिन का खत्म होता कार्यकाल तो लॉर्ड इरविन वायसराय बन के आते हैं 1926 की 31 तक। इसके कार्यकाल में हर कोर्ट बलहल समिति का गठन किया गया। और लॉर्ड इरविन के कार्यकाल साइमन आयोग भारत आया। और 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। गांधी जी ने 1930 में नमक आंदोलन का आरंभ करते हुए दांडी मार्च किया और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में लंदन में हुआ और इसके कार्यकाल में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पब्लिक सेफ्टी के विरोध में भगत सिंह और उनके साथियों ने असेंबली में बम फेंका। लॉर्ड विल्टिंग 1936 था। लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुए। 1932 में देहरादून में भारतीय सेना एकेडमी इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना की गई। 1934 ईस्वी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया। 1935 ईस्वी में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। लॉर्ड लिनथिंगो 1938 में आए और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक अलग पार्टी का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक अलग पार्टी का गठन किया सुभाष चंद्र बोस ने। और 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में शुरू होने पर प्रांतों की कांग्रेस मंत्रिमंडलों को ने त्याग पत्र दे दिया। और 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया। और 1940 में ही कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया। और 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा देकर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। और लॉर्ड बेवल 1943 से 47 ईस्वी तक लॉर्ड बेवल ने शिमला में एक सम्मेलन किया जिसे बेवल प्लस प्लान के रूप में जाना जाता है। 1946 ईस्वी में नौसेना का विद्रोह हुआ और 1946 अंतरिम सरकार का गठन किया गया। और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री क्लीमेंट ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 ईस्वी भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की। और लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में भारत के अंतिम वायसराय थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा की। और 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के संसद में भारतीय स्वतंत्र राज्य प्रस्तुत किया गया जिसे 18 जुलाई 1947 को पारित करके 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्र अधिवेशन प्रस्तुत किया गया। और 18 जुलाई 1947 को पारित करके इस भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत के 2 टुकड़े करके भारत और पाकिस्तान 2 राज्यों में बांट दिया गया।
और 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हो गया। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948-50 तक स्वतंत्र भारत के क्या रहे, प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1948 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, जो कि प्रथम विश्व युद्ध 18 जुलाई 1914 प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की 28 जुलाई 1914 को ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। इसका तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड बोमिया की राजधानी में की गई हत्या थी। प्रथम युद्ध 1918 ईस्वी तक चला, जिसमें 37 देशों ने भाग लिया। इस विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व दो भागों में बटा था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। जर्मनी धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की और इटली देश शामिल थे। और मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे देश शामिल थे। इटली बाद में धुरी राष्ट्रों से अलग होकर मित्र राष्ट्रों में जा मिला, और रूसी क्रांति के बाद रूस भी युद्ध से अलग हो गया। और प्रथम विश्व युद्ध में की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुई, और 18 जून 1919 ईस्वी को पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 27 देशों के नेताओं ने भाग लिया। 19 जून 1919 को मित्र राष्ट्र ने पराजित जर्मन के साथ काफ़ी अन्यायपूर्ण बरसाए की संधि की थी, जिससे पूरे विश्व को 20 वर्ष बाद फिर एक विश्व युद्ध में उलझना पड़ा। और द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, जिसमें 61 देशों में भाग लिया, जिसका तत्कालिक कारण जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण था। यह युद्ध 6 वर्षों के बाद 14 अगस्त 1945 को हुआ। 6 वर्षों के बाद 14 अगस्त 1945 ईस्वी को हुआ। जापान के आत्मसमर्पण के बाद यह युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध में एक और सोवियत, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, चीन तथा अन्य राष्ट्र थे, जिन्हें मित्र राष्ट्र कहा जाता था। दूसरी ओर जर्मनी, जापान, इटली थे, जिन्हें धुरी राष्ट्र कहा जाता। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और एवं अमेरिका की राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका के जापान के हिरोशिमा पर पैडमैन एवं इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर लिटिल बॉय नाम की एक एटम बम का प्रयोग किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में हुए विध्वंसक परिणामों को देखते हुए विश्व में शांति की स्थापना हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता महसूस हुई, और 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इस प्रकार से पूर्ण इतिहास होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। और PDF यदि चाहिए आपको तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज कर प्राप्त कर सकते हैं 40 रुपये का पेमेंट करके।